राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की देवीपाटन मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम पार्टियों के प्रतिनिधिगण, सम्मानित वक्ता साथियों और पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं होना शुरू हो जाती। अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में एक सरकारी रैली हुई थी। सरकारी रैली में नरेंद्र मोदी जी आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों से लोग भर के ले जाए गए थे। पूरे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उस सरकारी रैली में नहीं आएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी। तो सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनावी रैलियां करने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और हालत तो यहां तक है कि कुछ जिलों में बकायदा पीडब्ल्यूडी से बजट पास कर दिया गया इन रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए। आपके खून कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा है उससे आपका विकास नहीं किया जा रहा है, उससे मोदी की रैलियां की जा रही है। हमें समझने की जरूरत है। और जब उन सरकारी रैलियों में मोदी जी भाषण देते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी से खतरा है। रैली सरकारी, लोग सरकारी, पैसा सरकारी और भाषण राजनैतिक कि लाल टोपी से खतरा है। और जब लाल टोपी वाले रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं? तो लाल टोपी वाले जब रैली करते हैं, भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि हमें देख करके वो लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कह रहा है कि लाल टोपी से खतरा है, दूसरा कह रहा है कि हमें देख करके वो लाल पीले हो रहे हैं और पिताजी मोहन भागवत से मिल ले रहे हैं। समझने की थोड़ा जरूरत है। उनको देखकर वो लाल पीले भी हो रहे हैं और पिताजी मोहन भागवत से भी मिल ले रहे हैं। कितना खतरनाक मामला चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। देश के जो हालात है, मुल्क के जो हालात है, उसको समझने की जरूरत है। ये 2022 का चुनाव नहीं है। आजादी के 74 साल से हम लोग हर चुनाव में वोट दे रहे हैं। जाति के नाम पर वोट दिया, धर्म के नाम पर वोट दिया, क्षेत्र के नाम पर वोट दिया और हराने और जिताने के नाम पर भी वोट दिया और आजादी के 74 साल से दे रहे। मगर हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 74 साल में नहीं हुआ, क्योंकि एक ही काम आजादी के 74 साल में नहीं किया। वो कौन सा काम नहीं किया? जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है, जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जो हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ खड़ा रहता है, इलेक्शन में हम उसके साथ नहीं खड़े रहते हैं। हम तो कहते हैं ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो जीतने वाला ही नहीं है, तो हम इसके साथ कैसे खड़े रहे? इस गलती की वजह से आजादी के 74 साल में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव है, याद रखना साथियों, ये 2022 के चुनाव में अगर वोट डालना तो अपने बच्चे का चेहरा देख करके वोट डालना कि ये 2022 का चुनाव नहीं है। ये 2022 का चुनाव नहीं है। 2022 का चुनाव आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा कि आपके बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनने का, नेता, अभिनेता बनने का अधिकार
आगे जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा, ये तय करने का 2022 का चुनाव है। इसको सोचकर अपने बच्चों का चेहरा सामने रखकर वोट देने का काम करिएगा और ये भी सोचिएगा कि ये जो जालिम सरकार है इसको हटाने के लिए कौन काम कर सकता है, कौन इसकी लड़ाई सही तरीके से लड़ रहा है, ये भी सोच करके वोट डालने की जरूरत है। क्योंकि आजादी 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 हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन आजादी के 74 साल में अगर शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई हो जाती है और कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है। और हालात तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, मगर जब राष्ट्रपति जी मंदिर में पहुंचे तो पंडित जी लोगों ने कहा आप तो देश के राष्ट्रपति होंगे मगर मंदिर के राष्ट्रपति तो हम ही होते हैं, इसलिए मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। शेड्यूल कास्ट के हालात इतने ज्यादा खराब। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, जंगल पर, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा आजादी के 75 साल में, आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से खदेड़ा जा रहा है। और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट कहा जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी के लोग रहते। जब सिखों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया, 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना शुरू किया, लंगर चालू कर दिए किसानों के खाने पीने के लिए, तो इन लोगों के द्वारा कहा गया अरे ये तो खालिस्तानी लोग हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं। सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, क्रिश्चियनों के चर्च पर हमले किए जा रहे हैं। ये जो श्रावस्ती है ये बहुत बड़ी बुद्ध की कर्मस्थली है, ये बहुत बड़ी बुद्ध भूमि है। लेकिन श्रावस्ती का जो विकास है आजादी के 74-75 साल में मनुवादियों के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि बुद्ध हमारे पुरखे थे। उनको पता है कि इस देश में ब्राह्मणवाद को सबसे पहले अगर जमीन में दफनाने का काम किसी ने किया था वो तथागत बुद्ध ने किया था। ये बात उनको पता है, इसलिए वो इसका विकास नहीं करना चाहते। और पूरे देश भर में जितने भी बौद्धों के गौरवशाली इतिहास है, जितनी भी विरासत है, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस है, उस पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है। आजादी के 74-75 साल में बुद्धिस्टों के ऊपर अन्याय हो रहा है। देश की जो बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वो कहें ये हमारा हक है, हमारी भी इतनी आबादी देश में है, हमें भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हें कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी विदेशी कहा गया, और आज तक उनको अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ने दिया गया। हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पकती है आजकल मुसलमान नहीं तय करते। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तय करते हैं कि किसकी बिरयानी पक रही है, और मुसलमान को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। नतीजा ये हो गया कि मुसलमान जेल में ज्यादा है और देश में कम है। इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। और देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, 52% से ज्यादा अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए तो 60 से 65% पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी है। ये जो इतनी बड़ी आबादी वाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। हिजड़ों की हुई मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। तो पिछड़ों को भी सोचने की जरूरत है कि आजादी के 74 साल में देश की आधी से अधिक आबादी होने के बावजूद भी
हमारी गिनती क्यों नहीं हुई? हमने पिछड़ों को पूछा, अरे भाई दुनिया में कितने अजूबे हैं? तो हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों ने हमको बताया कि पटेल जी दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? हमने कहा दुनिया के 8वें अजूबे हम खुद ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या हमारी ज्यादा है मगर हम अपनी गिनती नहीं करवा पाए। हिजड़े भी करवा लिए मगर पिछड़े अपनी गिनती आजादी के 74 साल में नहीं करवा पाए। इसलिए लाल पीला होने के नाम पर वोट नहीं देना है, लाल टोपी के नाम पर भी वोट नहीं देना है। अगर वोट इस बार देना है तो अपनी गिनती, अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को ही वोट देने का काम करना है। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करने की जरूरत है। 2014 में मोदी जी आए थे और जब 2014 में मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन विदेश से वापस लाएं, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे कि अरे ये तो पहला ऐसा महात्मा आदमी आया है जो कह रहा है कि हम काला धन वापस लाएंगे। अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया। और केवल इतना ही नहीं कह रहा है बल्कि ये भी कह रहा है कि 15-15 लाख हर आदमी के खाते में डालेंगे। टीवी पर इतना प्रचार हुआ, हमारी माताएं बहनें भी खूब टीवी देखती हैं और टीवी देख देख कर 2014 के इलेक्शन में वोट डाल दिया कि अरे भाई मोदी ऐसा महात्मा आदमी है जो काला धन वापस लाएगा और सबके खाते में 15-15 लाख डालेगा। तो घर का जो पुरुष है वो दूसरी पार्टी का प्रचार बाहर कर रहा था, लेकिन जब घर में आता था और महिला को कहता था उस पार्टी को वोट देना है तो हमारे घर की महिला कहती थी अरे हम तो मोदी को वोट देंगे, दूसरी पार्टी को क्यों देंगे? 15-15 लाख तो वो देने वाला है, तुम दूसरे को वोट डालने के लिए कह रहे हो। हम तो मोदी को वोट देंगे, हम तो दूसरे को नहीं देंगे। तो पुरुषों के ना कहने के बावजूद भी हमारी महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई। और जब सरकार बन गई तो काला धन लाने की तो छोड़ो, तमाम पूंजीपति जो बैंक से कर्जा लिए थे, जिन्होंने कर्जा नहीं चुकाया, उनको विदेश भेजने का काम मोदी जी ने किया, काला धन वापस लाने का काम नहीं किया। और फिर एक दिन रात को 8 बजे प्रकट हो गए टीवी पर। हमारे लोग बहुत खुश हो गए, हमारी माताएं बहनें भी बहुत खुश हो गई कि लग रहा है मोदी जी टीवी पर प्रकट हो गए हैं तो 15 लाख की घोषणा करने वाले हैं। तो टीवी के नजदीक जाकर के हमारे लोग बैठ गए और नरेंद्र मोदी जी टीवी पर प्रकट हुए तो कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोग सोचे यार हम तो 15 लाख खाते में आने वाला है, ये सुनने के लिए टीवी के पास बैठे थे। ये तो कह रहे हैं कि 500-1000 के नोट बंद किए जाते हैं। तो हमारे लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समझने में मदद कर दिया। कहा जब ये 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे तो जितना काला धन है, जितने भ्रष्ट अधिकारियों के पास में है, जितने भ्रष्ट नेताओं के पास में है, जितने पूंजीपतियों उद्योगपतियों के पास में है, उनका काला धन अपने आप बेकार हो जाएगा। और जब काला धन बेकार हो जाएगा, जैसे तुम रिक्शा चला रहे हो वैसे उद्योगपति भी रिक्शा चलाएगा, वैसे पूंजीपति भी रिक्शा चलाएगा, वैसे भ्रष्ट अधिकारी भी आकर रिक्शा चलाएगा, भ्रष्ट नेता भी आकर रिक्शा चलाएगा, वो भी सब्जी भाजी बेचने का काम करेगा, वो भी ठेला खींचने का काम करेगा। हमारे लोगों ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि अब पूंजीपति, उद्योगपति, भ्रष्ट अधिकारी भी, भ्रष्ट नेता भी हमारे बराबर हो जाएंगे। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। 500-1000 के नोट बंद कर दिए और समझाया गया हमारे लोगों को। और जब वो ऐसा हो जाएगा तो काला धन सरकार के पास में आ जाएगा, तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख दे दिया जाएगा। हमारे लोग खुश हो गए, इंतजार करने लगे
एक भी भ्रष्ट अधिकारी लाइन में नहीं लगा, एक भी भ्रष्ट नेता लाइन में नहीं लगा, एक भी उद्योगपति पूंजीपति लाइन में नहीं लगा। नोट बदलने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई लाइन में लगा तो हमारे गरीब लोग लाइन में लगे, हमारी माताएं बहनें लाइनों में लगी। कोई भी बड़ा आदमी लाइन में नहीं लगा और कोई बड़ा आदमी लाइन में नहीं लगा और मर गए हमारे लोग, लाइन में लग करके मर गए। इतना ही नहीं हुआ, हमारे घर में एक बहुत बड़ा बैंक होता है, महिलाओं का बैंक होता है, क्योंकि घर में जब हम लोग खर्चे के लिए पैसा देते हैं तो महिलाएं थोड़ा 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 उसमें से बचाकर अपने पास सुरक्षित रखती हैं। वो रिजर्व बैंक हमारे घर का होता है, एक सरकार का रिजर्व बैंक है, एक हमारे घर का रिजर्व बैंक है। तो घर का रिजर्व बैंक महिलाओं के पास होता है और जब कभी परिवार पर संकट आता है, बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही होती है, बच्चा बीमार हो जाता है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, जब कभी ऐसा संकट आता है वो रिजर्व बैंक से महिलाएं पैसा निकालती हैं, पुरुष को देती है। अच्छा ये ले जाओ, बच्चे का इलाज करा लो, बच्चे की फीस जमा कर दो और तुम्हारे पास हो जाए तो वापस कर देना। मगर हम सब जानते हैं हम में से कोई भी वापस नहीं करता है। एक बार आ गया तो खर्चा कर लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये जो पैसा रिजर्व बैंक का था घर का, हमारी महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा बचा बचा के रखा था, वो पैसा भी नोटबंदी की वजह से सारा का सारा बाहर चला गया और दोबारा लौटकर हमारी महिलाओं के पास में वो पैसा नहीं आया। तो जो आने की बात थी 15-15 लाख, वो तो आए नहीं, जो रखे हुए थे वो भी चले गए। तो इतना ज्यादा ये हो गया। फिर एक दिन मोदी जी प्रकट हो गए और मोदी जी प्रकट हो गए तो हमारे लोगों ने सोचा लग रहा अब की 15 लाख आने वाले हैं। लेकिन जब दोबारा प्रकट हुए तो फिर कहा कि आज से जनता कर्फ्यू घोषित किया जाए, फिर लॉकडाउन घोषित कर दिए। अब हमारे उत्तर प्रदेश में तो रोजगार है नहीं और इसलिए हमारे लोगों को, जो यहाँ की सरकारें थी, उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया, रोजगार की व्यवस्था नहीं किया। इसलिए हमारे लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, लुधियाना जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में अलग अलग जगह जाना पड़ता है। और जब जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया गया, लॉकडाउन एकाएक घोषित कर दिया गया, तो हमारे लोग खाने के बगैर जिधर थे उधर मरने लगे। तो हजारों किलोमीटर हमारे लोगों को पैदल चलना पड़ा। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, और हालत तो यहां तक थे कि ट्रेनों में बच्चों का जन्म हो गया। इतना ज्यादा त्रासदी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कभी भी आजाद भारत में देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी त्रासदी मोदी जी की वजह से आई। और हमारे आप जैसे जो कुछ अच्छे लोग थे उनको तरस आ रहा था कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, पानी का बाटल भी उनको नहीं मिल रहा है, बिस्किट का पैकेट भी उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारे आप जैसे अगर कुछ अच्छे लोगों ने सोचा कि इनकी मदद किया जाए, तो जो मदद करने के लिए घर से निकला, योगी की पुलिस ने उसको भी डंडे मारने का काम किया और जिसकी मदद करनी थी उसको भी डंडे मारने का काम किया। तो साथियों, समझने की जरूरत है कितना बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार इस मुल्क में हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने 2014 में ये भी कहा था कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। हमारे लोगों ने सोचा हम भी पिछड़ी जाति के, नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ी जाति के, और नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी गरीब हैं और हम भी गरीब हैं। एक गरीब आदमी है, ऊपर से अपनी पिछड़ी जाति का आदमी है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो जरूर हमारा भला हो जाएगा। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। एक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जाति आधारित गिनती का फैसला लिया था, इसलिए उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। और एक नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं। अरे मोदी जी, आपको तो अपने को पिछड़ा कहने पर भी
शर्म महसूस होनी चाहिए। आरएसएस के ब्राह्मणों के कहने से आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाते हो कि हम पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते। अरे जब ब्राह्मणों की ही बात मानते हो तो अपने को पिछड़ा क्यों कहते हो? आपको अपने को पिछड़ा कहने पर शर्म आनी चाहिए। पिछड़ों की गिनती नहीं होने दिया, एफिडेविट लगाया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमियर के नाम पर रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। वैसे तो मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नारा वोट लेने के लिए होता है, और जब सरकार बन जाती है तो नारा बदल जाता है सबका साथ पूंजीपतियों का विकास, अडानी अंबानी विकास नहीं है। सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा है। और इसलिए पिछड़ों को बजट में कोई हिस्सा देने का काम नहीं किया। बगैर पैसे के विकास कैसे हो सकता है? पैसा होगा तो विकास होगा। एक भी बजट देने का काम नहीं किया। 2017 का चुनाव आया और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में प्रचार किया गया। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लिया एक पिछड़े आदमी को, तो अगर उत्तर प्रदेश में मौका है तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना लेते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दे दिया और जब बहुमत आ गया तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाया और उप बना करके चुप कर दिया। कुर्सी पर बैठाना था, स्टूल पे बिठा दिया, कुर्सी पर बैठने का मौका आज तक नहीं दिया। और फिर योगी की सरकार आ गई और योगी ने सबसे ज्यादा हत्याएं अगर करवाई तो पिछड़े वर्ग के लोगों की करवाई। आप देख लीजिए कौन सी बिरादरी की कुटाई पिटाई नहीं हो रही है, कौन सी जाति के लोगों की कुटाई पिटाई नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC का आरक्षण घोटाला हो गया और हमारी सीटों पर मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी जाकर के बैठ गए। तो साथियों, जरूरत है परिवर्तन की। आज आरएसएस के लोग इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, इस देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, फिर से मनुस्मृति लागू करके इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है परिवर्तन की, और वो परिवर्तन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो परिवर्तन केवल वामन मेश्राम साहब और उनका संगठन ही कर सकता है, क्योंकि पिछले 45 साल की क्रेडिट है। बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके अगर कोई लड़ाई इस समाज का लड़ रहा है तो एक अकेला नाम वामन मेश्राम का है। इसलिए आप सभी को 2022 के चुनाव में अपना एक एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को देना चाहिए और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करना चाहिए। इतनी ही बात इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुर्गा।